गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। प्रोफेसर रजनी अभी, डायरेक्टर, साउथ कैंपस। प्रोफेसर राजीव कौर, चेयरमैन, गवर्निंग बॉडी। प्रोफेसर अरुण कुमार अत्री, प्रिंसिपल, शहीद भगत सिंह कॉलेज। प्रोफेसर वी.एस. नेगी, प्रेसिडेंट, डूटा। प्रोफेसर अमिता गुप्ता, श्री प्रेम सिंह रावत जी, रेस्पेक्टेड एंड डिस्टिंग्विश्ड प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर वी.के. पालीवाल, प्रोफेसर संदीप गर्ग, प्रोफेसर एस.के. सहदेव, प्रोफेसर अरुण चौधरी, ऑनरेबल members of teachings and non-teaching staff, invited guests, and my dear students, good morning to all of you. Good morning. सबसे पहले तो आज 26 नवंबर का दिन है, तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक और अच्छी बात हुई कि प्रोफेसर अरुण अत्री के 3 साल पूरे हुए, तो एक अच्छे प्रिंसिपल होने के जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किए, मैं उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये कद के लंबे नहीं है, ये खाली कद के लंबे नहीं है, उतने गहरे भी हैं। और जो पेड़ जितना ऊंचा होता है उसको गहरा होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना तूफानों में टिक नहीं सकता। इस कारण से तूफान संभाल लेते हैं, क्योंकि गहरे भी हैं। गहराई है इनके कमिटमेंट की, परिश्रम की, समर्पण की और एक अच्छे टीचर होने की। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये जो कॉलेज है शहीद भगत सिंह जैसे शेर के नाम पर है। जिन्होंने भी सोचा होगा, कितना अच्छा सोचा, उसके लिए उनको भी और आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन कि एक ऐसे शेर भगत सिंह के नाम पर इस कॉलेज का नाम रखा गया। 1967 में शुरू हुआ। और जब भगत सिंह को हम ध्यान करते हैं तो हमेशा उनके 2 नारे थे, एक तो था इंकलाब जिंदाबाद और दूसरा था वंदे मातरम। चाहे असेंबली में 1929 के अंदर सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकने का जब उन्होंने काम किया तो उन्होंने 2 नारे लगाए, एक तो इंकलाब जिंदाबाद और दूसरा वंदे मातरम। इसके अलावा जब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चला 1929 से 31 तक, उस समय का भी समय हो, जब जब वो कोर्ट में जाते थे तो तब ये 2 नारे वो लगाते थे और जितने उनके साथ क्रांतिकारी थे वो सब लगाते थे। वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद दोनों ही क्रांति के प्रतीक थे और उस दोनों के ऊपर सिरमौर था भगत सिंह और उन जैसे क्रांतिकारियों का इस देश के प्रति समर्पण, इस देश के प्रति जो उन्होंने त्याग किया। आज ये कृतज्ञ राष्ट्र उन सबको नमन करता है। इसी कारण से इस जगह का एक अनूठा अनुभव है। मैं आप सबको एक बार फिर से उसके लिए बधाई देता हूँ। जब भी हम भगत सिंह को याद करते हैं तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां ध्यान आती हैं। उन्होंने कहा था कि जला अस्थियां बारी बारी, हम में से बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होंगी कि जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। ऐसे न जाने कितने क्रांतिकारी थे जो पुण्य वेदी पर चढ़ गए बिना लिए गर्दन का मोल। उन्होंने कुछ अपेक्षा नहीं की थी। उनकी अपेक्षा तो इतनी थी कि ये देश स्वतंत्र होगा, और जब स्वतंत्र होगा तो हर व्यक्ति उस स्वतंत्रता को अनुभव करेगा और एक गर्व का भाव रहेगा, क्योंकि जो पराधीनता सपनेहु सुख नाहि, पराधीनता से खराब कोई चीज नहीं हो सकती। आज हम सब जो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबका तो आजाद भारत में जन्म हुआ, हमने तो देखा नहीं कि पराधीनता क्या होती है, उसका कष्ट क्या होता है, उसका दुख क्या होता है, उसका संताप क्या होता है, ये किसी ने देखा नहीं हम में से तो। लेकिन हमने पढ़ा है, अपने घरों में सुना है, और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसको बचपन में देखा है। ऐसे लोग भी
हैं अभी जिन्होंने देखा है। इसी कारण से जब भी हम सोचें तो ध्यान करें कि जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, और ऐसे लोगों को प्रेरणा देने का काम करता है वंदे मातरम। ये एक सीखने जैसा है कि कितना अमर गीत है ये। और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 7 नवंबर 2025 को जब ये वंदे मातरम 150 वर्ष का हुआ, तो उन्होंने तय किया कि इसको 1 साल तक हम मनाएंगे, याद करेंगे, प्रेरणा लेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे, ताकि पता लगे कि जिस कारण से इतना सब कुछ हुआ उसको लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, देश ने कैसे उसको स्वीकार किया और प्रेरणा का कारण बना। आज की नई पीढ़ी को, हमारी पीढ़ी को ये जानने का हक है। इस कारण से मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि कितना दूरदर्शी नेतृत्व है इस देश का। ये जो 150 वर्ष का वंदे मातरम हुआ, ये कोई आसान वर्ष नहीं थे भारत के लिए। बहुत सारा तो गुलामी का काल था 47 तक, और उसके बाद में एक बदलते भारत का काल था। लेकिन ये जो 150 वर्ष हैं राष्ट्र की चेतना के वर्ष, ये भारत के अंधेरे से उजाले में आने के साल हैं। आप जरा सोच के तो देखिए 150 साल में क्या क्या हुआ। ये बदलते भारत के वर्ष हैं, भारत के संघर्ष के वर्ष हैं, और ये अंग्रेजों के छुटकारे के वर्ष हैं, ब्रिटिश राज के भारत से समाप्त होने के वर्ष हैं। वंदे मातरम उसका उद्घोष रहा इस यात्रा के अंदर। तो भारत के मैं प्रधानमंत्री का भी और भारत की सरकार का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ऐसा विषय चुना जब वंदे मातरम 150 वर्ष का हुआ, तय किया कि इसको घर घर पहुंचाएंगे, जन जन पहुंचाएंगे। वंदे मातरम तो 100 वर्ष का भी हुआ होगा कभी ना कभी, तब भी कोई ना कोई सरकार रही होगी, तब भी वो 1975 का दिन आया होगा जब 100 वर्ष वंदे मातरम का हुआ होगा। उस समय के कालखंड को भी याद कीजिए। यह मातृभूमि के लिए समर्पण का गीत है। एक संस्कृत का वाक्य है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो उस जननी जन्मभूमि के लिए समर्पण का ये गीत है वंदे मातरम। और एक आजकल मैं इसको कोट भी कर रहा हूं, एक गीत है बहुत अच्छा, कि जब वंदे मातरम की बात होगी और हम कहते हैं कि राष्ट्र की चेतना को जगाने का काम करता है, कि राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम, दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम। अभी कल तो बहुत अच्छा हुआ, भारत के प्रधानमंत्री राम मंदिर का जो ध्वज है वो लगाया गया, वो हमारी प्रेरणा, हमारा सनातन, हमारे देश के आगे बढ़ने का प्रतीक बना। और शाम को प्रधानमंत्री जी गीता की धरती कुरुक्षेत्र पहुंचे। तो मैं इसी पंक्तियों को रिपीट करते हुए कहता हूं कैसे कैसे योग और संयोग बनते हैं, कि राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम, दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम, हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम, दिव्य जौहर ज्वाल का है तेज वंदे मातरम, वीरों के बलिदान का हुंकार वंदे मातरम, जन जन के हर कंठ का हो गान वंदे मातरम, अरिदल माने शत्रु दल थर थर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम, राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। सात नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा, और आनंद मठ उन्होंने उपन्यास लिखा जिसमें कि उसको पहली बार प्रकाशित किया गया। आनंद मठ में जो कालखंड है वो उससे भी 70-75 साल पहले का है। इस देश ने बहुत अलग अलग तरह का समय देखा है। आज मेरे बच्चे जो बैठे, मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि आज हम स्वर्णिम युग में हैं। आज हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। आज हमारे पास जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियां हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, देश आपके साथ खड़ा है। पर जब ये लिखा गया उस समय ऐसा टाइम नहीं था। और जिस समय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा, ये संस्कृत में बंगाली में है, आप वो कालखंड याद कीजिए। देखिए सर्कमस्टांसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था, ब्रिटिश राज भारत में अच्छे से जम चुका था, भारत की दुर्दशा, दुख और अपमान का समय था। रोज भारत के लोगों को अपमान किया जाता था, ऐसा कालखंड था 1875, जिस समय एक कवि ने सोचा
कि मैं वंदे ऐसा एक प्रेरणादायी गीत लिखूं जो भारत के लोगों को नेतृत्व करे। और उन्होंने ये लिखा, आनंद मठ में आया तो एक बार उनकी बेटी ने उनको कहा, 1890-91 की बात है, कि आपने ये जो गीत लिखा, आप कहते हो कि प्रेरणा देगा, इसको तो कोई खास इस्तेमाल करता नहीं है, इसका तो कोई गान बहुत ज्यादा होता नहीं है, आपको क्यों लगता है कि ये देश का नेतृत्व करेगा? तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में शायद न करे, लेकिन अगले 30-40 साल में ये देश का नेतृत्व करेगा, ऐसा मेरा मानना है। इतने ज्यादा कन्विक्शंस के साथ बंकिम बाबू ने ये लिखा। तो जो भारत को जगाने और उठाने का काम किया, बंकिम बाबू को भी याद करने का दिन है। आज जहां भी स्वर्ग में होंगे, ये कृतज्ञ राष्ट्र उनको भी नमन करता है, ये देश के बच्चे उनको भी नमन करते हैं। जो लोग इतिहास के और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं वो ज्यादा जानते होंगे, पर जानना हर भारत के बच्चे को चाहिए कि 1905 का साल भारत का टर्निंग पॉइंट था। 1905 का साल भारत का टर्निंग पॉइंट था, भारत के इतिहास का। यहां से भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की इच्छा का गियर चेंज हुआ। अब 1905 में क्या हुआ? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, पहला बात जो हुई। विभाजन किस आधार पे हुआ? विभाजन इस आधार पे हुआ कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज को अलग किया गया। भारत के लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। बंगाल में विरोध हुआ, बंगाल से बाहर विरोध हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ, पंजाब में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, सारे देश में इसका विरोध हुआ, तमिलनाडु में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ। तब तो प्रेसिडेंसीज थी, सब में इसका विरोध हुआ। और उस विरोध का जो प्रेरणा थी वो थी वंदे मातरम। उसका जयघोष बना और क्रांति का ज्वाल बना ये पूरा गीत जो अभी आपने गाया, सामूहिक गान गाया। और उसका सामूहिक गान भगत सिंह कॉलेज में हुआ। उससे जो स्पंदन हुआ मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा होगा, ये हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। उस समय भी ना इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि ब्रिटिशर्स ने जो बंगाल का विभाजन हुआ, एक हिस्से में इस पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि ये तो क्रांति की ज्वाल बन गया। सैकड़ों क्रांतिकारी वंदे मातरम कहते थे, और जब अंग्रेजों को तंग करना होता था तो एक कोई भी आदमी या तो हाथ में पट्टी लेकर वंदे मातरम लिख के निकल जाता था या फिर बोलकर निकल जाता था, तो अंग्रेजों को लगता था ये देशद्रोह कर रहा है। यानी उस जमाने में उन्होंने उसको प्रतीक बना दिया। अंग्रेजों को लगता था ये हमारे खिलाफ है, इसलिए वंदे मातरम बोलता है, पर राष्ट्र की प्रेरणा का गान वंदे मातरम। कविता तिवारी एक हिंदी की कवित्री हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, उसका एक पैरा आपके लिए सुनाता हूं। वो तो अभी की हैं, आज भी भारत कैसे सोचता है। वो कहते हैं कि देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, भटकन भावना की भ्रांति के लिए परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए पैदा हर सांस में लगन कर ले, शीतल कलेजे की अगन कर ले, माँ के लिए जीवन हवन कर ले, जन्नत से बढ़कर वतन कर ले, जय हिंद वंदे मातरम, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। कविता तिवारी ने ये अभी लिखी, हम सबके लिए लिखी कि जय हिंद वंदे मातरम, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। तो ये शिक्षा संस्थानों का काम है कि इस भाव को जगाना, याद कराना और बार बार याद कराना। हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि 1925 में काकोरी कांड में अशफाक उल्ला खान साहब को फांसी दी गई। 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी हुई। तो राष्ट्र के नाम उन्होंने आखिरी संदेश में क्या लिखा? अशफाक उल्ला खान साहब ने आखिर में क्या लिखा कि मुझे गर्व महसूस होता है कि अपने देश की आजादी के लिए फांसी के तख्ते पर झूलने वाला मैं पहला मुसलमान हूं। अशफाक उल्ला खान ने कहा पहला मुसलमान हूं, और मैं आगे कहता हूं वो आखिरी मुसलमान नहीं थे, पहले मुसलमान थे अशफाक उल्ला खान जो फांसी के तख्ते पर गए। तो अशफाक उल्ला खान ने फांसी के पहले आखिरी शेर भी कहा था कि कुछ आरजू नहीं है, कुछ आरजू नहीं है, है आरजू तो ये है, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है कि रख दे कोई जरासी खाके वतन कफन में।
यानी जो शहीद होने जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि रख दे खाके वतन कफन में। इस शेर के बाद उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया और वो फांसी पर झूल गए अशफाकुल्लाह खान। ऐसा भारत के वीरों को प्रेरणा देने का काम ये वंदे मातरम करता था। मैं वापस 1905 पे आ रहा हूं। 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ, देश ने उसको स्वीकार नहीं किया। लॉर्ड कर्जन परेशान हो गए, उस चक्कर में लॉर्ड कर्जन भी खर्च हो गए, उनको वापस जाना पड़ा। हर जगह आंदोलन हुआ, हिंदू मेजोरिटी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में। 1911 में दिसंबर 12, 1911 में दिल्ली के अंदर 2 घोषणाएं हुई। अंग्रेजों को समझ आ गया कि इतना बड़ा विद्रोह हुआ है तो अब हम कलकत्ता से शासन नहीं चला सकते। आज बंगाल के लोगों को किसी भी तरीके से स्वतंत्रता के लिए रोका नहीं जा सकता, ऐसे भाव का निर्माण हुआ उस समय। 2 घोषणाएं हुई दिल्ली से, दिल्ली दरबार से। उनके किंग आए हुए थे, जॉर्ज फिफ्थ आए हुए थे। उन्होंने कहा, पहला तो ये कहा 1911 में दिसंबर 12 को कि अब बंगाल का विभाजन हम समाप्त करते हैं। तो बंगाल को जोड़ दिया गया, जो रिलीजन के आधार पर बंटवारा हुआ था उसको जोड़ दिया गया। और कहा कि अब ब्रिटिश इंडिया दिल्ली से चलेगा। हम सब तो दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और प्राध्यापक हैं। तो 1911 में जब ब्रिटिश राज कलकत्ता से दिल्ली आया तो आज जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वहां पर आया। वो वायसराय का ऑफिस कम रेजिडेंस था। ब्रिटिश राज वहां से 1931 तक चला। लेकिन एक बात मेरे मन में आती है कि 1947 आते आते एक बार फिर से देश बट गया। पहले राज्य बटा था, सिर्फ राज्य जुड़ गया, राज्य रिलीजन के आधार पर बटा था, फिर देश बट गया, परमानेंट बट गया। लेकिन बिना विरोध के, सहजता से, किसी ने विरोध नहीं किया उस बंटवारे का, जो रिलीजन के आधार पर बंटवारा देश का हुआ। तो इस 35-36 साल में बदला क्या? जो देश एक राज्य का विभाजन करने को तैयार नहीं था, वो 47 आते आते उस राज्य का भी बंटवारा मान गया जो परमानेंट जा रहा था देश से छूट के, और इस कारण पंजाब का भी एक हिस्सा चला गया देश से। तो सोचो तो सही, मैं भारत के जितने बच्चे बैठे मैं उनसे अपील भी करना चाहूंगा, कभी सोचो तो सही, इस 35-36 साल में बदला क्या इस देश के अंदर, कितनी सहजता से हमने विभाजन स्वीकार किया। 1937 में पहले वंदे मातरम को काटा गया और उसके बाद में 47 के अंदर फिर देश कट गया। पहले वंदे मातरम कटा और उसके बाद देश कटा। ये बात हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस सोच ने वंदे मातरम को काटा उसी सोच ने देश को बंटवारे में कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभाई। क्या आज उस पर सोचने की आवश्यकता नहीं है? इसी कारण से ये जो 1905 का मैं टर्निंग पॉइंट की बात करता हूं, 1905 के बाद 47 आते आते देश का कुछ मन तो बदला होगा। और एक और बात बताता हूं, 1905 के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना झंडा तय किया। उससे पहले उनके पास झंडा भी नहीं था। उनके कार्यक्रमों में यूनियन जैक लगता था। उनको भी लगा कि 1905 का जो टर्निंग पॉइंट है, देखो कैसे देश का मन बदलता है। पहले पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले अपना मन चेंज करती है यदि लोगों का मन बदलता है तो। वो सबसे पहले भांप जाते हैं कि लोगों के मनों में क्या है, उस आधार पर वो एक्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहां तक रुका नहीं है। ये उद्घोष वंदे मातरम का लंदन तक पहुंचा 1905 में। एक नाम लूंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा। आप में से कितने बच्चे हैं जो जानते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम? 1 2 बस। तो मुझे अच्छे से बताइए ना, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में थे, बैरिस्टर थे। उनकी स्टोरी फिर कभी, लेकिन उन्होंने 3 काम किए 1905 में वंदे मातरम से प्रेरणा लेकर, जो कि भारत में हो रहा था। पहला काम क्या किया कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी लंदन में, 65 कॉमवेल एवेन्यू हाईगेट लंदन में। एक प्रॉपर्टी खरीदी, 3 मंजिल 4 मंजिल की इमारत थी, और उससे इंडिया हाउस की स्थापना करी उन्होंने। इंडिया हाउस तो बहुत लोगों ने सुना होगा। उसकी स्थापना करने वाले, उसको चलाने वाले, उसको बनाने वाले थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। दूसरा उन्होंने क्या किया, 1905 में ही इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करी।
तीसरा क्या किया, द इंडियन सोशलिस्ट वीकली न्यूज़पेपर लंदन से शुरू किया। 3 काम 1905 में वंदे मातरम की प्रेरणा से श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किए। ये जो इंडिया हाउस है, यहां पर क्रांतिकारी आते थे, स्वतंत्रता से प्यार करने वाले लोग आते थे, भारत के बच्चे आते थे, उनको रहने को भी जगह मिलती थी। मदन लाल ढींगरा ने वहां से ही प्रेरणा पाई, और जब मदन लाल ढींगरा को लंदन में फांसी हुई तो वो भी वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर झूल गए। विनायक दामोदर सावरकर को इंडिया हाउस से प्रेरणा मिली, और जब उनकी गतिविधियां ब्रिटिश राज को चुभने लगी तो इससे पहले कि वो अरेस्ट हो वो पेरिस चले गए, और पेरिस के बाद में जेनेवा गए, जहां पर कि 31 मार्च 1930 को उनकी मृत्यु हुई। लेकिन लंदन छोड़ने से पहले वो उसकी पूरी जिम्मेदारी दारोमदार इंडिया हाउस का सौंप कर गए विनायक दामोदर सावरकर को। आप कोई क्रांतिकारी का लंदन वाले का नाम लीजिए, उसका आपको कनेक्शन और प्रेरणा स्रोत इंडिया हाउस नजर आ जाएगा, मिल जाएगा, उसका आना जाना मिल जाएगा। और जब श्यामजी कृष्ण वर्मा की मृत्यु हुई, उन्होंने वहां पर एक जेनेवा में सेंट जॉर्ज सिमेट्री है, वहां पर वो मृत्यु से पहले गए कि मैं ना 100 वर्ष के लिए अपनी अस्थियां यहां रखवाना चाहता हूं, उसके कितने पैसे लगेंगे। तो उन्होंने कहा क्यों रखवाना चाहते हो? कहते मैं बाद में बताऊंगा, आप कीमत बताओ कि 100 वर्ष तक मेरी अस्थियां यहां रखोगे तो कितना पैसा लगेगा। उन्होंने कुछ अमाउंट बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे लिए और मेरी पत्नी की जब मृत्यु होगी, दोनों के लिए अस्थियां आप 100 वर्ष तक रखना। और विल करी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। मैं विल के अंतिम जो विल के शब्द हैं वो मैं आपको कोट करता हूं अपने बच्चों को। हमें पता होना चाहिए कि आज़ादी आसानी से मिली नहीं, कितने लोगों की तपस्या, त्याग और कुर्बानी लगी हुई है इसके अंदर। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अंतिम इच्छा क्या करी विल में कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियों को स्वतंत्र भारत की धरती पर भेजा जाए। नहीं, मेरी मृत्यु के बाद, मैं ठीक से कोट करता हूं, मेरी अस्थियों को स्वतंत्र भारत की धरती पर ले जाई जाएं, आजाद भारत से कोई इनको लेने आएगा। ये उनकी अपेक्षा थी कि आजाद भारत से उनको कोई लेने आएगा। पर भारत को तो भूलने की आदत है, सोने की आदत है। थोड़े थोड़े साल बाद ये देश और समाज सो जाता है, कोई नहीं आया उनको लेने। भूल गए कि श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां इंतजार कर रही हैं। 47 में स्वतंत्रता हो गई, स्वतंत्रता के बहुत साल बीत गए, और 56 वर्ष के बाद, स्वतंत्रता के 56 वर्ष के बाद, उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को याद आया कि श्यामजी कृष्ण वर्मा, क्योंकि तब वो पोजीशन में आए, उससे पहले वो पोजीशन में नहीं थे, कि श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां इंतजार कर रही हैं कि कोई मुझे लेने आएगा। उन्होंने स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट से बात करी और उसके बाद अस्थियों को लेकर आए। ये मांडवी गुजरात के रहने वाले थे, वहां पर उनका एक मेमोरियल बनाया, श्यामजी कृष्ण वर्मा मेमोरियल। एक विश्वविद्यालय उनके नाम पर बनाया गया, कच्छ का श्यामजी कृष्ण वर्मा विश्वविद्यालय। जब कभी गुजरात जाओ तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जरूर होके आना श्यामजी कृष्ण वर्मा के मेमोरियल पे। आपको लगेगा कि ऐसे वीरों की धरती भी है भारत। सब कुछ लुटा दिया, पर उन्होंने कहा कि मेरी अस्थियां आजाद भारत में आएंगी और आजाद भारत से कोई लेने आएगा। देखो, ये अपेक्षा करते हैं देश के क्रांतिकारी हमसे। भगत सिंह भी बहुत कुछ हमसे अपेक्षा रखते होंगे। यदि हम इस देश के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो याद करना कि भगत सिंह ऊपर बैठे क्या सोचते होंगे, हम तो चले गए बिना लिए गर्दन का मोल। ये तो हर चीज में अपना मोल मांगते हैं। इसी कारण से जब प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि 150 वर्ष वंदे मातरम का हम मनाएंगे, तो उनके मन में भी यही तो भाव है कि हम 1 वर्ष मनाएंगे कि राष्ट्र को जगाने का काम है। देश भी करवट ले रहा है। तो वंदे मातरम का कुछ पंक्तियां और कोट करूंगा कि शुरुआत की एक पहरा कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय जय शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। हम सब इस गीत को समझें और हम सब अपने जीवन का इसको ध्येय बनाएं। यही चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री, अपने जीवन का ध्येय बनाएं। हमारे जीवन का ध्येय वाक्य होना चाहिए। इसी कारण से सरकार ने तय किया कि इसको जन जन तक, घर घर तक और हर मन मन तक पहुंचाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, कि भारत ने आपको अपने सुजल और सुफल से सींचा है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजल अच्छा जल, सुफल अच्छा फल, ताकि आप जब पौध बने, जब फसल पकती है तो शस्य श्यामला हो जाती है, श्याम रंग की हो जाती है, कि जब आप परिपक्व होकर इस महाविद्यालय से, दिल्ली विश्वविद्यालय से निकलें,
तो आप देश को परिपक्वता से जितनी ऊंचाइयों पर ले जाएं उतनी गहराइयों पर भी ले जाएं। इसीलिए मैंने आपके प्रिंसिपल साहब की तारीफ में यही बात कही थी, जितने लंबे हैं उतने गहरे भी हैं। तो आप सबसे यह अपेक्षा है कि जितनी ऊंचाई पर देश को लेकर जाएंगे उतनी गहराई भी आवश्यकता है, ताकि देश जम सके, स्टेबल हो सके। यही वंदे मातरम का भाव है, ये सुख का, संपदा का, आनंद का, समृद्धि का, संपन्नता का। यह 150 वर्ष से हमें हर चुनौती से निपटने को तैयार करता है और आगे भी 150 वर्ष करेगा, ऐसा सबका मानना है। और राष्ट्रभक्ति के गीतों में वंदे मातरम का उल्लेख आता ही रहता है। एक फिल्म आई थी जागृति, बच्चों ने तो नहीं देखी होगी, पर हमारे जैसे लोगों ने देखी थी। उस समय जब हम लोग छोटे थे आई थी। उसका एक गाना है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। तो फिल्म हो, गाने हो, गीत हो, वंदे मातरम अपनी तरह से प्रेरणा देने का काम करता है। जो आनंदमत उपन्यास है जो बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने लिखा, और आज हमारे को भी उसका एक हिंदी वर्जन दिया गया है, उस पर एक फिल्म बनी थी जिसको पृथ्वीराज कपूर ने एक्ट किया था। उसका नाम था आनंद मठ। YouTube पर उपलब्ध है। जितने हमारे बच्चे बैठे हैं, मैं और हम सब बच्चे हैं, आगे वाले भी सब बच्चे ही हैं, देश के लिए तो सब बच्चे हैं, कि आप आनंद मठ को YouTube पर जरूर देखिए। आज के कार्यक्रम की सार्थकता भी उससे होगी यदि आप आनंद मठ को आज शाम को जाकर घर पर YouTube पर देखते हैं। देखेंगे? जो लोग देखेंगे हाथ खड़ा करो जरा, प्रॉमिस करो मुझसे। अरे पूरे लोग प्रॉमिस तो करो। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तब आपको पता लगेगा कि ये जो 21वीं सदी है ये 20वीं सदी से अच्छी है भारत के लिए। किसी भी इशू पे बात करो, 21वीं सदी 20वीं से अच्छी है, 20वीं 19वीं सदी से अच्छी थी, और 19वीं सदी 18वीं सदी से अच्छी थी। आपको एहसास होगा कि कहां से हमारे पुरखे खींच कर लाए हैं देश को। क्या हाल देश का हुआ, जो लंबी गुलामी हमें हुई, 800 वर्ष की गुलामी देश ने देखी है, तो क्या हाल हुआ। जरा मैं आज अनुरोध करूंगा कि जरूर इसको आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा ये सब कुछ आसान नहीं था, इसके लिए बहुत संघर्ष हुआ। तो वंदे मातरम कालजयी गीत है, इसमें भारत के प्राण हैं, ये देश की एकता का आधार है, राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने वाला है, राष्ट्र का प्रतीक है। यह सबका है, ये अपना है, ये हमारा है। ये आने वाले वर्षों तक, आने वाली पीढ़ियों तक देश को प्रेरणा और चेतना देता रहेगा। इसे कंठस्थ करें, समझें, जिएं, ध्येय वाक्य बनाएं। यही हमसे ये देश अपेक्षा करता है। अंतिम बस एक पैराग्राफ कोट करूंगा। एक डॉक्टर उर्मिलेश शंखधर ने लिखा है, गीत लिखा, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। तो वो कैसे लिखते हैं कि उत्तर से ले दक्षिणी लकीर तक, उत्तर से ले के दक्षिण लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिम समीर तक, सागरों से लेकर नदियों के नीर तक, पर्वतों से लेकर घाटियों के तीर तक, आत्मा से ले नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से ले कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें या मर जाएं हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। जिस गीत में बसी हमारी आस्था, जिस गीत में बसी हमारी आस्था, जिस गीत में भरी स्वदेश की कथा, जिस गीत में छिपी शहीदों की व्यथा, उस गीत को ले हम कैसे अन्यथा। वह गीत जो है हमें प्राण से बड़ा, वह गीत है जो हमें प्राण से बड़ा, कीर्तन भजन और अजान से बड़ा, उस गीत को छेड़ते हुए सरगम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। एक और बात है कि मैं आप सबसे एक शपथ दिलवाऊंगा, स्वदेशी संकल्प शपथ। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और इस शपथ को लेना है, मानना भी है। और मैं तो कह रहा हूं, भारत को सोने की आदत बहुत है। आप वो पीढ़ी मत बनना जो हर 20 साल में सो जाती थी। ये भी एक प्रण चाहिए इसके साथ में, इसको कराने से पहले, कि वो पीढ़ी मत बनना जो हर 20 साल में सो जाती थी। बहुत संघर्षों के बाद ये अच्छे दिन आए हैं। आप हाथ को ऐसा करें और मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, मैं भारत की सेवा और सम्मान के लिए, मैं भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूं कि अपने जीवन में स्वदेशी सोच और नवाचार को अपनाऊंगा और अपने कर्मों से भारत के लोगों
की मेहनत और हुनर का सम्मान करूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मार्गदर्शन में मैं सीखने को जीवन का उद्देश्य और राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाऊंगा। मैं भारतीय भाषाओं और संस्कृति का सम्मान करूंगा और हर कदम पर देश के विकास और प्रगति के लिए प्रयासरत रहूंगा। मैं सीखने और नई तकनीकी के प्रयोग से आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाऊंगा और पर्यावरण की रक्षा कर स्वच्छ, हरित और सुंदर भारत बनाने में सहयोग करूंगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश की उन्नति में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। जय भारत। भारत माता की।